जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू 11 बजते ही। आज नामांकन वापसी का है अंतिम दिन। आज नामांकन वापस लिया जा सकता है 11 बजे से, यानी कि शुरुआत इसकी हो गई है। नाम वापस लिए जा सकेंगे 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का वक्त है। कई जिलों में नाम वापस ले सकते हैं पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी। दोपहर 3 बजे के बाद निर्विरोध जीत का ऐलान होगा और ऐलान के बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। 18 जिलों का रिजल्ट तय है, जहां 17 पर बीजेपी तो एक सीट समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीती है और निर्विरोध अध्यक्ष अब घोषित होंगे। बाकी 57 जिले टोटल अब बचे हैं 57। 18 पर पिक्चर क्लियर, 57 पर पिक्चर क्लियर होनी बाकी। 57 में से 41 ऐसी सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला है बीजेपी और सपा के बीच में और जहां ये संभावनाएं कम लगती है कि कोई प्रत्याशी नाम वापस लेगा। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बहुकोणीय मुकाबला है या एक जगह पर दो एक ही पार्टी के प्रत्याशी उतर गए हैं। ये बाकी है, वहां समझाने का प्रयास भी चला है पार्टियों की तरफ से। तो नाम वापस कौन लेगा यह आज तय हो जाएगा और बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर आप दिन भर लगातार देखेंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव आज नामांकन वापसी का है दिन। कई जिलों में प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की संभावना है। वो जिले आप जान लीजिए जहां पर नामांकन वापस लिया जा सकता है। उन्नाव में ऐसा हो सकता है कि नाम वापस ले कोई प्रत्याशी। जौनपुर जहां पर बहुकोणीय मुकाबला है, उन्नाव, जौनपुर, एटा, भदोही, यहां पर नामांकन वापसी की संभावनाएं हैं। संत कबीर नगर, बदायूं, गाजीपुर में भी नामांकन वापसी की खबर है कि यहां पर भी नामांकन वापस लिया जा सकता है। जबकि उन्नाव की बात करें, अभी मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी तो है, लेकिन एक यहां निर्दलीय, एक जो है बागी भी यहां पर है बीजेपी से ही। तो ऐसे में क्या कोई नाम वापस लेगा, इसकी संभावनाएं जरूर है कि यहां पर पार्टी ने प्रयास जरूर किया है, मनाने के, समझाने के प्रयास जरूर हुए हैं। जौनपुर की बात करें तो यहां तो 5 सदस्यों ने नामांकन भरा है। 5 में से 2 सदस्य एक ही पार्टी के, अपना दल के हैं। वैसे में एक नामांकन वापस ले सकता है आज और बाकी और नामांकन कौन कौन वापस लेगा, हो सकता है बहुत जगह से कुछ चौंका देने वाली जानकारी भी आपको मिले। लिहाजा एक एक अपडेट आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एबीपी गंगा पर ही मिलेगी। और हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुभव आपके पास आना चाहते, चूंकि लखनऊ में तो कड़ी टक्कर है सपा और बीजेपी के बीच में, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कहीं से चौंका देने वाली सूचना मिल सकती है आज? देखिए राजीव, जब 26 तारीख को नामांकन हुआ था तो पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो है वो 160 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे और जिनमें जब पर्चों की जांच हुई तो 6 पर्चे खारिज हो गए और 154 उम्मीदवार मैदान में बचे थे। अब आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है, 3 बजे तक ही नाम वापस होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है, देखिए 41 जिले, जो बात आपने कही कि 41 जिले ऐसे जहाँ पर सीधी टक्कर है, यानी वहाँ पर केवल 2 कैंडिडेट हैं, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का। और इसमें भी कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है, जिस तरीके से वो राज्य निर्वाचन आयोग में कल गए थे, शिकायत की थी, उनका ये कहना कि बहुत प्रेशर है उनके कैंडिडेट पर, प्रशासन का, शासन का, कि वो अपना नामांकन वापस ले लें, वो कंटेस्ट ना करें। तो हो सकता है कि इन 41 जिलों में से कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ जो उनके उम्मीदवार हैं, अगर प्रेशर इतना ज़्यादा है तो हो सकता है कि पर्चे अपने वापस ले लें। और कुल 57 जिलों में ये जो है वो चुनाव अब 3 तारीख को होंगे। उनमें से 11 जिले जो ऐसे हैं जहाँ पर 3-3 उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूर कुछ नामांकन वापसी की बात सामने आ रही है कि कुछ उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। अब बीजेपी के लिए 2 जिलों में हम कहें तो एक तरीके की स्थिति ऐसी है कि उसे लग रहा है कि एक बागी कम से कम बैठ जाना चाहिए। जैसे उन्नाव में पार्टी ने शकुन सिंह को टिकट दिया, अधिकृत उम्मीदवार बनाए, लेकिन अरुण नाराज हुए हैं, अरुण सिंह, और वो बागी कैंडिडेट बन गए हैं। अब कोशिश पार्टी की यही है कि या तो अरुण सिंह बैठ जाएं, उनसे लगातार पार्टी आला कमान जो है वो बातचीत भी कर रहा है, क्योंकि एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा 2022 के चुनाव से पहले। प्रतापगढ़ में भी कमोवेश यही स्थिति है, वहाँ पर भी 2 कैंडिडेट बीजेपी की ओर से, एक बागी है, एक उनका अधिकृत प्रत्याशी है। तो कोशिश यही है कि वहाँ पर भी एक जो बागी कैंडिडेट उसको बैठाया जाए, क्योंकि अब 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में अगर ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी के लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं,
तो वो ठीक मैसेज नहीं होगा और पार्टी इस पर विचार कर भी रही है। बिल्कुल, पार्टी की कोशिश यही होगी कि कम से कम मैसेज तो ना जाए लोगों के बीच में कि बागी हो रहे हैं। मोइन का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं मोइन। प्रयागराज में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है कि टक्कर है समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच में, लेकिन पहले तो दोनों ही पार्टी की स्थितियों की बताई कि कौन कितनी मजबूत इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या संभावनाएं क्या दिख रही हैं, क्या कोई नाम वापसी हो सकती है? बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 ही नामांकन हुए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मालती यादव ने नॉमिनेशन किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीके सिंह ने। यहाँ सीधा मुकाबला है और उम्मीद इस बात की काफ़ी कम ही है कि दोनों में से कोई उम्मीदवार आज अपना नामांकन वापस लेगा, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों उम्मीदवार हैं, जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना रखा है। हालांकि एक दिलचस्प तथ्य ये है कि 84 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य संगम नगरी प्रयागराज में हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पीछे हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो निर्दलीय हैं, जो छोटी पार्टियों के सदस्य हैं, सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहने की उम्मीद है। वो जिस बड़ी संख्या में जिस भी प्रत्याशी के साथ या जिस भी पार्टी के साथ जाएंगे, जीत उसी की होगी। ऐसे में आज जो है समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव के पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। वो उस पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि ये पैसे जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। तो प्रयागराज में किस कदर रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अगर हम आसपास की सीटों की बात करें तो प्रतापगढ़ में 4 कैंडिडेट हैं, चित्रकूट में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और जो बाकी अन्य जिले हैं वहां ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और काफी कम संभावना है कि आज इनमें से कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस लेगा। मोइन, एक बड़ी जानकारी आपने दी है जिसे हम ब्रेकिंग के रूप में दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर जो दर्शकों को दे रहे हैं कि एमएलसी को इस वक्त हिरासत में लिया गया है क्योंकि उनके पास से रकम बरामद हुई है और वो हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। मोइन, इस पर भी अपडेट दीजिए, ये रकम कब मिली है और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब में क्या मिल रहा है, कहाँ से आया पैसा और कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेजा थाना क्षेत्र के एक ढाबे से देर रात समाजवादी पार्टी के एमएलसी के पास से 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, वो टाल मटोल करते रहे। पुलिस उन्हें रुपयों के साथ थाने ले आई है। थाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। पुलिस अफसरों का कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स व दूसरे विभागों की टीमों को बुला लिया है। अगर वो पैसे का हिसाब किताब दे पाते हैं तो ठीक, नहीं तो जो भी नियम के मुताबिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई समाजवादी पार्टी के एमएलसी के खिलाफ की जाएगी। लेकिन अफसरों को इस बात का सीधे तौर पर अंदेशा है कि जो 40 लाख रुपए बरामद हुए हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले थे, किसी सदस्य को दिए जाने वाले थे। लेकिन इस मामले में छानबीन चल रही है और तफ्तीश पूरी होने के बाद ही सीधे तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। जी मोइन, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, बागियों को लेकर बड़ी चिंताएं हैं बीजेपी में। ऐसे में जो अलग अलग सीट्स पर बागी प्रत्याशी मैदान में उतर आए हैं, उनको लेकर किसी तरह की चिंताएं हैं क्या? उनको मनाने के लगातार प्रयास किए गए कि वो आज नाम वापस ले लें? देखिए, बिल्कुल चिंता क्यों नहीं होगी, सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और अगर एक ही सीट पर दो उन्हीं के लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कंटेस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए ईजी हो जाएगा। अब आप सोचिए, मान लीजिए बीजेपी के 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का 1 कैंडिडेट चुनाव में मैदान में, और ज़्यादातर जिलों में क्या स्थिति है, बीजेपी के पास सदस्यों की संख्या नहीं है। लखनऊ की बात करिए, केवल 3 सदस्य जीते हैं, कुल 25 सदस्यों का यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उनमें जीतने के लिए 13 सदस्य चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास 10 सदस्य हैं, 3 उनको मिल जाएंगे, वो जीत जाएंगे, जबकि बीजेपी को 10 सदस्य जुटाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से आप उन्नाव की भी बात कर लीजिए। मान लीजिए वहाँ पर बीजेपी का जो अधिकृत उम्मीदवार है उसने कुछ कैंडिडेट को जुटा लिया अपने पक्ष में वोट करने के लिए, और दूसरा जो बागी है उसने मान लीजिए अपने पक्ष में जुटा लिए, और ये दोनों नंबर अगर सपा से कम हो गए तो क्या होगा? चुनाव बीजेपी हार जाएगी। और सत्ता में रह के अगर आप चुनाव हार जाएं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बावजूद चुनाव हार जाएं, तो क्या होगा? डेंट होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। और पार्टी ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी।
कल प्रतापगढ़ से आने वाले कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे हमने पूछा, हमने कहा आपके जिले में 2-2 उम्मीदवार लड़ रहे बीजेपी से, पार्टी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तक का इंतजार करिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यानी कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा चुका है कि भाई एक आदमी अपना नामांकन वापस ले ले, जो बागी उम्मीदवार है वो नामांकन वापस ले ले, जिससे कि पार्टी की फजियत ना हो, किरकिरी ना हो। और अगर ये जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये स्थिति है, तो जब 403 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट बांटने की स्थिति होगी तब क्या होगा? वहाँ तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे, फिर वो भी बागी हो जाएंगे। वो तो असहज स्थिति होगी। उससे पहले ही पार्टी एक कड़ा संदेश देने की तैयारी में है, ताकि उस समय भी बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, अब देखना ये होगा कि उस संदेश का असर कितना हुआ, कि आज नाम वापस लेते हैं जो बागी हैं या नहीं। ये दिलचस्प रहेगा। अनुभव आपका और मोहम्मद मोइन आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि एबीपी गंगा पर लगातार आपको इन चुनावों से जुड़ी हुई नामांकन वापसी के दिन की एक अपडेट मिलने वाली है। खबर अब आजमगढ़ से। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, और फायरिंग में हालांकि प्रत्याशी संजय निषाद बार बार बच गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आजमगढ़ से। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं संजय निषाद, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। उन पर फायरिंग हुई है, हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन घटना के बाद उनका कहना है कि उनकी जान खतरे में है, उनको खतरा है। एसपी भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी पर ही हमला हुआ है और फायरिंग में बाल बाल प्रत्याशी संजय निषाद बचे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं, उठेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी पर ही हमला हुआ है, संजय निषाद पर ही हमला हुआ है। हालांकि वो बाल बाल बच गए और अपनी जान को उन्होंने खतरा बताया है। बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फिर फरार भी हो गए। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब जांच की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल। और इस वक्त उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रीतम सिंह बनेंगे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष। ये बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अभी है और वही अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, सीएलपी लीडर बनेंगे। प्रीतम सिंह ही सीएलपी नेता बनेंगे। ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा होगी आज शाम को, बड़ा ऐलान होगा। ये उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा और 2022 में कांग्रेस किस तरह से जाने वाली है, क्या क्या रहने वाला है, उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। ये दिशा तय करेगा आने वाले वक्त में कांग्रेस की 2022 के लिए। बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस की बैठक हुई थी दिल्ली में, मंथन चला, 4 घंटे से ज्यादा का मंथन चला। बैठक के बाद नतीजा निकल नहीं पाया, एक नाम पर सहमति बन नहीं पाए। गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम चल रहा था, करण सिंह माहरा का नाम चल रहा था, लेकिन किसी एक नाम पर मोहर नहीं लगी। लेकिन साथ साथ एक गुट ये भी मांग कर रहा था कि प्रीतम सिंह को बना दिया जाए सीएलपी लीडर, उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष किसी और को बना दिया जाए। अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या वो प्रीतम सिंह के गुट का होगा या वो हरीश रावत खेमे का होगा? आपको बता दें कि एबीपी गंगा ने सुबह भी ये जानकारी दी थी कि प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है। और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, जो नाम चल रहे हैं, उसमें गणेश गोदियाल का नाम सबसे आगे है, जो कि श्रीनगर विधानसभा से ही पूर्व विधायक रहे हैं और हरीश रावत के बेहद करीब वो माने जाते हैं। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अजीत, अब आप इसके मायने समझाएं, सीएलपी लीडर बन जाएंगे प्रीतम सिंह, तो प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए राजीव, ये जो जितना भी होमवर्क, जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि में 2022 का चुनाव है और कांग्रेस में जो फेरबदल किया जा रहा है, तो कांग्रेस में फेरबदल के पीछे एक तो चूंकि इंदिरा हृदय की नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन के बाद ये पद खाली है। हालांकि अगर हम इसे दूसरे नजरिए से भी देखते हैं तो चूंकि 2022 के चुनाव से पहले मात्र एक सत्र चलना है, वो भी 2 या 3 दिन का, उसके लिए एक लीडर अपोजिशन का चयन होना है। उसी में कांग्रेस में इतनी जद्दोजहद हो रही है।
और इसके बाद चूंकि प्रीतम सिंह पर जबरदस्त दबाव है कि वो लीडर अपोजिशन बन जाए, जैसे उपनेता थे करण महारा, लीडर डिप्टी लीडर अपोजिशन, तो उनका दावा बनता था, तो उन्होंने सदन को अच्छे तरह से चलाया भी, लेकिन उनकी बात नहीं बन पाई और इसीलिए प्रीतम सिंह को दिया जा रहा है। तो अब अजित, सवाल ये है कि प्रीतम सिंह क्या स्वेच्छा से इस पद को उन्होंने स्वीकार किया है या हरीश रावत गुट का दबाव था कि अब प्रीतम सिंह को ये जिम्मेदारी मिली और वो जो सीट है प्रदेशाध्यक्ष की वो खाली होगी? नहीं, ये देखिए, ये एक श्रीनगर से एक विधायक रहे हैं गणेश गोदियाल, इस समय वो विधायक नहीं है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो रही है और इसी के साथ साथ ही लीडर अपोजिशन के पद पर प्रीतम सिंह की ताजपोशी करने की तैयारी हो रही है, जैसा कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। और चूंकि हरीश रावत भी पिछले 15 दिन से दिल्ली में हैं और वो तमाम बैठकों में भाग ले रहे हैं और असली गेम जो है वो 2022 में चेहरा घोषित करने को लेकर के है, तो इसीलिए हरीश रावत जितना प्रेशर इस समय बनाए हुए हैं, तो वो लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष में उनकी दिलचस्पी भले ही हो या ना हो, लेकिन उनका निशाना पूरी तरह से ठेस डिक्लेयर करने पर है। क्या जीत इसके बाद ये माना जाए कि अब संगठन पर हरीश रावत की पकड़ ज्यादा मजबूत होगी अगर गणेश गोदियाल बनते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि अभी हाल ही में जब उपचुनाव हो रहे थे तो उपचुनाव में भी बहुत एक्टिव थे और हरीश रावत की तरफ से सारे कार्य किए जा रहे थे, गणेश गोदियाल ही सारे कार्य कर रहे थे। राजीव, ये तो आप तय मान लीजिए कि 2022 का जो चुनाव होगा वो हरीश रावत के लिए डू डाई जैसी स्थिति है और वो हर हालत में इस बार पार्टी को चुनाव जीता कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और प्रीतम सिंह का एक शिविर था जिसमें से एक मजबूत लीडर पोजीशन जो थी इंदिरा हृदय, उनके निधन के बाद प्रीतम सिंह संगठन में हरीश रावत के सामने थोड़े कमजोर भी पड़ गए हैं। तो समीकरण जिस तरह से बन और बिगड़ रहे हैं उसमें हरीश रावत की जो ये पूरी बिसात बिछी हुई है, इसी पर ये बदलाव हो रहा है। इसके पूरे मास्टरमाइंड हरीश रावत है, उन्हीं का पार्टी हाईकमान पर बहुत जबरदस्त प्रेशर भी है और अब ये माना जा रहा है कि अगर ये बदलाव होता है तो हरीश रावत फिर चेहरा घोषित होंगे और हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएंगे। जी अजित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है वरिष्ठ। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। प्रीतम सिंह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको अब सीएलपी लीडर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, वही बनेंगे, आपका पहला रिएक्शन? अब राजीव, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है। हमारे सारे विधायकों ने कल बैठक करके सर्वसम्मत प्रस्ताव वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था, सोनिया जी को अधिकृत कर दिया था। अब सोनिया जी जो भी निर्णय लेगी पार्टी के सभी नेताओं को मंजूर होगा। मैं बड़ी खबर दे रहा हूं सर कि केंद्रीय आलाकमान ने नाम पर मुहर लगा रही है, ये हमारे पास सूचना मिल रही है कि केंद्रीय आलाकमान ने तय कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष होंगे प्रीतम सिंह। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा सारी पार्टी को मंजूर होगा। पार्टी किसका भी नाम तय करे और जिसका भी नाम घोषणा करेगी सब लोगों को स्वीकार होगा। यही हमने कल जो हमारी सीएलपी हमारी बैठक हुई थी विधायक की, विधानमंडल दल के तमाम सारे विधायकों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके सोनिया जी को अधिकृत किया था कि वो तय करें कि किसको आप सीएलपी बनाएंगे। सर सीएलपी लीडर तय हो गया, लेकिन अब सवाल ये कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौन बनेगा? आपके विचार में किसको बनाया जाना चाहिए? देखिए, मेरे विचार में तो जिस समय ये तय हो जाएगा और घोषणा हो जाएगी, ये भी विषय मेरा नहीं है और न राज्य के किसी पदाधिकारी का है, ये विषय भी पार्टी हाईकमान का है। प्रीतम सिंह जी ने 4.5 वर्ष पार्टी को जिस प्रकार से मजबूती से नेतृत्व दिया, जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया, पूरे प्रदेश के अंदर जिलों से लेके ब्लॉक से लेके और ग्राम स्तर तक पार्टी का जो आंदोलनात्मक रुख रहा, संगठनात्मक गतिविधियां रही, मैं समझता हूं कि बेहतरीन अध्यक्ष वो रहे। और अगर पार्टी तय करेगी तो जिसको भी तय करेगी उसके नेतृत्व में सारी पार्टी मिलकर के उसी प्रकार से काम करेगी जैसे प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में किया। जी सूर्यकांत धस्माना जी, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। और अजित, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने एबीपी गंगा से ये बात कही कि अब प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इस पर भी आलाकमान ही फैसला लेगा। खबर मेरठ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर पर पहुंचे। आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं, जिसके चलते कल वो गाजियाबाद और फिर मेरठ पहुंचे थे और अब आज वो मेरठ से मुजफ्फरनगर के लिए निकलेंगे। तो पश्चिमी यूपी के दौरे पर राधा मोहन सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मिलने के लिए पहुंचे, उनसे काफी देर चर्चा भी उनकी हुई, उनसे बातचीत उनकी हुई और उसके बाद अब आगे के लिए वो रवाना।
मेरठ के बाद अब वो मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे। राधा मोहन सिंह का पश्चिमी यूपी का दौरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत करने का प्रयास लगातार चल रहा है।